कहानी की शुरुआत में हमें हांगकांग को दिखाया जाता है। एक तूफान की वजह से दुनिया में तबाही शुरू हो गई है। हमें एक बिल्डिंग में एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम आशा होता है। आज से करीब 5 साल पहले एक सुनामी आई थी जिससे पूरा हांगकांग पानी में डूब गया। तब से वो इसी बिल्डिंग में छुप कर रहती है। सुनामी में उसने अपने परिवार को भी खो दिया है। अब बाहर कोई भी सर्वाइवर बचा है या नहीं इसके बारे में भी उसे नहीं पता है, पर शायद कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा है। वो यहाँ से निकल भी नहीं सकती क्योंकि उसके पास कोई बोट भी नहीं है। उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिससे वो अपनी बैटरी चार्ज करती है, और उसके पास एक रेडियो भी होता है। उसमें बैटरी डालकर वो रेडियो चालू करती है। वो आदमी कहता है कि अभी भी बचने की उम्मीद है। उनके पास फूड, शेल्टर और सप्लाईज भी होती है, और उनका लोकेशन 2227 था। ये सुनने के बाद वो रेडियो बंद कर देती है क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। यहाँ टेरिस पर लगी जाली पर पानी की बूंदे थी। वो कपड़े को लेकर उन बूंदों को एक डिब्बे में निचोड़ लेती है ताकि उसके पानी पीने का इंतजाम हो सके, और इसी तरह से वो अपने के लिए पानी स्टोर कर लिया था। उसके पास एक दूरबीन भी होता है जिसकी वजह से वो आसपास के इलाके में नजर रखती है। वो देखती है कि इमारतों में अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। एक दिन वो पानी में पैक बॉक्स देखती है। उसे लग रहा था कि उसमें सप्लाईज होगी, इसलिए वो एरो की मदद से उस बॉक्स को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी समुद्र जीव ने उसे पकड़ रखा था। लेकिन कैसे भी करके उसने बॉक्स को खींच लिया। बॉक्स में उसे इस्तेमाल हो सके ऐसा सामान नहीं था, उसमें सिर्फ विस्की की बोतल थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉक्स को खींचने की वजह से उसके हाथ में चोट आ गई थी। उसने चोट को साफ करके किसी कपड़े से बांध लिया। आशा के पास सर्वाइवल स्किल होती है जिसकी वजह से ही वो जिंदा होती है। उसने कुछ खाने पीने का सामान स्टोर रखा हुआ है। उसे लगता है कि वो कभी ना कभी यहाँ से बाहर जरूर निकलेगी। अब अगले दिन वो दूरबीन से बाहर देखती है तो वो सामने वाली बिल्डिंग में देखती है कि कुछ लुटेरे एक आदमी को मारकर सामान लूट रहे थे। इन लुटेरों के पास एक बोट भी थी। सभी बिल्डिंग्स में जाकर उन्हें मारकर सामान लूटते हैं। अचानक से उन लुटेरों की नजर आशा पर पड़ती है क्योंकि उन लुटेरों के पास भी दूरबीन था। आशा जल्दी से नीचे बैठ गई। उसे पता चल गया है कि उन्हें उसे देख लिया है। आशा ने फिर से उन्हें देखा तो वो लोग आशा की बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। वो अंदर आ गई और सारे कपड़े बिछा दिए ताकि उसे पता ना चले कि यहाँ पर कोई छुप कर रहता है। वो एक सीक्रेट रूम में छिप गई। वो चारों उस घर में आ गए। उन सभी को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। आशा को लगता है कि उसने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार देंगे। उनका कैप्टन कहता है कि समय की बर्बादी हुई, यहाँ पर कोई भी नहीं है। उन चारों के ग्रुप में एक लड़का भी होता है जिसकी उम्र 15 साल होगी। आशा रोने लगती है क्योंकि वो डरी हुई थी। उसे पुराने दिन याद आने लगे थे। अब वो लुटेरे जाने के बाद वो बाहर आती है। वो सोचती है कि शायद ये फिर से यहाँ आ सकते हैं, इसलिए उसे अलर्ट रहना होगा। वो धीरे धीरे अकेले रहने की वजह से वो चुनौती बन गई थी। ऐसे वक्त में कोई भी मानसिक संतुलन खो सकता है, पर आशा ने खुद को संभाल रखा था। शायद उसे पुरानी यादों की वजह से ही वो जिंदा है। वो आसपास देखती है कहीं पानी में बॉक्स तो नहीं है जिसकी मदद से उसे जरूरत का सामान मिल जाए। वो बाहर देख रही थी तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। वो उसे खींच लेती है। बॉक्स के अंदर एक हनी की बोतल थी जिसे देख वो काफी खुश होती है। उसे टेस्ट किया तो वो फ्रेश था। उसमें कुछ फ्रूट्स भी थे जो सड़े हुए थे। आशा बहुत खुश होती है तभी उसकी नजर एक बाहर पड़े बॉक्स पर पड़ती है जिसके सहारे एक छोटी लड़की तैर रही है। वो लड़की बेहोश थी पर आशा को लग रहा था कि वो शायद मर चुकी है, इसलिए उसने निकाला नहीं। अब रात में हम देखते हैं कि वो कुछ काम कर रही थी। तभी हम उसी कमरे में उसी लड़की को देखते हैं, लेकिन आशा को पता नहीं होता। उसके देखने से पहले ही वो छुप गई और उसे पता चल गया कि ये वही छोटी लड़की है। उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़की आशा के पेट पर लात मारकर वहाँ से भाग गई। हमें पता चलता है कि आशा की एक छोटी बहन थी जो इसी सुनामी में मर गई। आशा अपने बेड के नीचे देखती है तो वहाँ से सारा खाने का सामान गायब था। वो दूसरे कमरे में गई तो वो लड़की वहाँ पर सो रही थी और उसने सारा सामान यहाँ वहाँ बिखेर दिया था। उस लड़की को देख आशा को अपनी बहन की याद आ रही थी। अब अगले दिन देखते हैं कि वो लड़की आशा की बहन की फोटो देख रही थी। यह देख आशा घबरा गई थी। उसने उस तस्वीर को छीन कर ले लिया और रोने लगी। शायद वो अपने बीते पल का सामना नहीं कर पा रही है। वो दोनों ही टेरिस पर थे। आशा उसकी हरकतों को देखकर काफी मुस्कुरा रही थी। शायद वो काफी दिनों के बाद वो हंसी है। वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम
नाम ही होता है। वो कहती है कि मैं अपने परिवार को मिस कर रही हूँ जो सुनामी में बिछड़ गए। आशा कहती है कि किसी दिन मैं एक बोट को तैयार करूंगी और दोनों ही यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद वो ही के परिवार को शायद ढूंढेगी और उस बोट से वो इतनी दूर चली जाएगी कि फिर से वो दोबारा से लौट कर नहीं आएगी। अब अगले सुबह देखते हैं कि ही ने दरवाजे से टेप को हटा दिया। टेप के हटाने की वजह से दरवाजा लॉक हो जाता है और वो दरवाजा बंद हो गया। ये देख आशा काफी परेशान हो गई। उसे लगता था कि यहीं भूखे प्यासे से मर जाएंगे। तभी ही ने एक तार की मदद से लॉक को खोल दिया और दरवाजा खुल गया। ये देख आशा काफी खुश होती है। आशा उसे समझाती है कि वो दोबारा से यहाँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी और बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी वरना पायरेट्स को उनकी जानकारी मिल जाएगी। उसी दिन हम देखते हैं कि आशा को बाहर हलचल महसूस होती है। वो देखती है कि थोड़ी ही दूर पायरेट्स की बोट है। वो ही को बताती है कि उसे अलर्ट रहने के लिए, पर वो पायरेट्स वहाँ से चले गए। अब हम आगे देखते हैं जहाँ आशा के गले में नेकलेस नहीं था। उसे पता है कि ही ने ही लिया है, इसलिए उसको पूछने पर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो नेकलेस आशा की बहन का था जिसे वो खुद से कभी अलग नहीं करती। इस बात के लिए आशा ने उसे माफी भी मांगी, लेकिन ही का बचपना अभी भी नाराज बैठी थी। यहाँ ही ने अपने सामान को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया जो कि आशा का ही सामान था। अगले दिन आशा देखती है कि पानी की बोतल सारी खाली है। आशा ये देखकर घबरा गई थी। उसने नीचे जाकर देखा कि ही पीने के पानी से कपड़े धो रही थी जो आशा ने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था। आशा को पुराने विजन्स आने लगते हैं। हमें पता चलता है कि आशा की जो बहन थी वो सौतेली बहन थी। घर में सबसे पहले उसे ही लाकर देते थे क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए आशा को उसे काफी नफरत थी। आशा किसी से भी सीधे से बात नहीं करती, वो काफी घमंडी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ही इलेक्ट्रिसिटी को कम कर रही थी, पर आशा ने उसे बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई बड़ा हादसा हो क्योंकि हर तरफ पानी भरा था। उसमें इलेक्ट्रिसिटी को चालू करने से खतरा है। ही जा रही थी तो वो पीछे मुड़कर इशारे से पूछती है कि ये अपार्टमेंट किसका है। आशा उसे कुछ भी नहीं बताती। हमें पता चलता है कि ये अपार्टमेंट आशा का ही है जिसे वो हर वक्त देखा करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ही रेडियो लेकर बैठी थी। उस पर फिर से ब्रॉडकास्ट सुनाई देती है कि अगर किसी को मदद चाहिए तो उनके पास फूड, शेल्टर और सप्लाई सब कुछ है। लोकेशन 22 और 27 नॉर्थ में। वो इसके बारे में आशा को कहती है कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बोट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आशा उसे मना करती है क्योंकि वो नहीं जानती कि वो जगह कहाँ पर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कितना वक्त लगेगा। शायद आशा को उस ब्रॉडकास्ट के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो यहाँ रहने का फैसला करती है। ही उसे कायर कहती है क्योंकि वो कोशिश भी नहीं कर सकती है। वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आशा देखती है कि ही बोट से राफ्ट तैयार कर रही थी जिसकी मदद से तैर कर उस लोकेशन तक पहुँच जाए। आशा उससे समझाती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती। पानी में शार्क्स है जो कि कई दिनों से भूखे घूम रहे हैं और मौसम भी खराब है जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। पर ही को उसकी बात पर भरोसा नहीं है। ही उसे अपने प्रोटेक्शन दिखाती है। उसके पास एक फ्लेयर गन भी थी। उसे देखकर आशा काफी डर गई थी क्योंकि उसने शूट कर दिया तो पायरेट्स उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाएंगे। आशा उसे माफी मांगती है कि उसने उसे ज्यादा ही सख्त कर दी। अब स्टोरी पास्ट में चली जाती है। आशा घर छोड़कर जा रही है। उसे अपने परिवार के साथ अब और नहीं रहना। उसकी छोटी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है पर आशा नहीं रुकती। आशा को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बार में जाकर शराब पीना और नशे में नाचना बहुत पसंद था। उसे सिर्फ यही आता था। वो एक तरफ से आयास थी जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान थे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ आशा ही के पास आकर उसे उठाती है और उसे ले जाकर दिखाती है कि कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी। आशा ने काफी पानी इकट्ठा कर लिया है। वो पानी को गर्म करके एक डब्बे में भर लेती है। इस काम में ही भी उसकी मदद करती है। आशा अपने बहन को याद करके बहुत ही दुखी होती है। आज आशा ने नूडल्स बनाए होते हैं। वो आज बारिश को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आशा ने नाव को बनाना चालू कर दिया है जिसमें बैठ के ये दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी पर वो ही के लिए निकलना चाहती है। अब शाम को दोनों सूरज को डूबते हुए देखते हैं। शायद यहीं से उनका नया सूर्योदय होने जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि आशा ने नाव को तैयार कर लिया है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकलेंगे। ही उसे देखकर काफी खुश होती है। दूसरे दिन उन्होंने अपना
सामान लाकर उस बोट पर रख दिया। वो सही समय पर निकलने की तलाश में थी। वो हिको बताती है कि सब क्लियर है, दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। आशा उसके लिए खाना ले आई, शायद ये आखिरी खाना गर्म हो, क्योंकि उस नाव पर कोई भी रूम नहीं है और ना ही कोई स्टॉक है। तभी उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स आ गए हैं। उन्होंने जल्दी से सामान को बिखेर दिया और कुछ सामान को छिपा दिया। वो हिको उस वार्ड रूम में छिपा देती है। दोनों ही बहुत ही इमोशनल हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह छिपने की थी। ही रोने लगती है। आशा उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे लेने जरूर आएगी। वो लोग अपार्टमेंट में आ गए और सभी सामान को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगे। हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि सुनामी के वक्त आशा की बहन उसके साथ थी, पर आशा उस सुनामी में बच गई और उसके बचने का गिल्ट आज तक है। यहाँ पर वो लोग उन दोनों को ढूंढ लेते हैं, उन्हें बांधकर बोट पे ले जाया जाता है। तभी आशा फ्लेयर गन से एक आदमी के ऊपर शूट कर देती है और उसे मार देती है। वहाँ पर एक एक करके सभी को मार देती है, क्योंकि उसे अपार्टमेंट का एक एक कोना पता था। उसके बाद वो दोनों ही रात में उस बोट से सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह वो देखते हैं कि बोट में काफी सारा फूड है जो वो कई दिनों तक खा सकते हैं। उसने रेडियो ऑन किया तो वही ब्रॉडकास्ट अभी सुनाई दे रहा था। दोनों ही उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके साथ एक कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।